हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सफ़ीर उर्दू में। साथियों, आज मैं फिर से एक मर्तबा एक अहम वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। इससे कबल वाले वीडियो में मैंने आपको दक्कन में उर्दू शेर व अदब, इसी तरह आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर के बारे में भी तफसील जानकारी दी थी, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी अहम था दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आदिल शाही और कुतुब शाही दौर से किसी न किसी सूरत में सवाल पूछे ही जाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे सवालात पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोगों को NCERT का तीसरा बाब, जो कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इब्तदाई दौर से मुताल्लिक़ है दोस्तों, ये भी अहम बाब है जिसके बारे में पढ़ना, जानकारी लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क़ब्ल इसके कि मैं आपको पढ़ाऊँ, आज की वीडियो की शुरुआत करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो पॉइंट अहम लगेगा एग्ज़ाम के लिहाज से दोस्तों, मैं उसे अंडरलाइन करने की कोशिश करूंगा और आप उसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बात और, DSSB TGT का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, उसका दोबारा नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 13 अक्टूबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसलिए आप जो है तैयारी में लग जाएं और इधर उधर की बातों में अपने वक्त को ज़ाय ना करें, बल्कि एक महीना मेहनत और लगन से आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपके घर वालों की ख्वाहिश और तमन्ना पूरी होगी और आप दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर बन सकेंगे दोस्तों। तो चलिए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू का आगाज़ व इर्तिका मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ नामों से हुआ। दिल्ली, पंजाब, सिंध और दक्कन, हर जगह के अपने तारीख़ी रिवायात हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में ये ज़बान हिंदवी, हिंदी, दक्कनी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला वग़ैरह नामों से मौसूम हुई। दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है कि उर्दू को किन किन नामों से जाना गया है। तो उर्दू का जो नाम है उसे पहले हिंदवी, हिंदी, दक्कनी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला, इन 5 नामों से जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदवी किस ज़बान का मतलब दूसरा नाम है, तो आपको उर्दू लगाना है। इसी तरह हिंदी भी पूछा जा सकता है, दक्कनी भी पूछा जा सकता है, रेख्ता तो इससे पहले पूछा भी जा चुका है प्रीवियस पेपर में, BPSC में, इसी तरह दीगर स्टेट एग्ज़ाम में। इवन कि UGC नेट एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है। इसी तरह उर्दू मुअल्ला तो बहुत मशहूर हैं, तो ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इन 5 नामों को याद कर लेंगे जो कि उर्दू के नाम हैं। हमारी ज़बान की तारीख़ का अहम वाक़या ये है कि शुमाली हिंद ही इसका नुक़्ता आगाज़ भी है और नुक़्ता उरूज भी। हमारी ज़बान जो कि उर्दू है, अगर आप इसकी तारीख़ के बारे में जाएंगे, तारीख़ पढ़ेंगे, तो जो शुमाली हिंद का इलाक़ा है दोस्तों, इसी
علاقے میں اردو زبان کا آغاز بھی ہوا۔ تو شمالی ہند میں اردو زبان کا آغاز بھی ہوتا ہے، یعنی وہیں سے اردو کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسی طرح نقطۂ عروج یعنی جو اس کو بہت درجہ، یعنی اس کی درجہ جو بلند ہوئی دوستو، یعنی سب سے زیادہ عروج جو حاصل ہوا تو یہ شمالی ہند میں ہوا۔ تو یہ نوٹ آپ کے لیے، پوائنٹ آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ مسعود شاہ سلمان سے امیر خسرو تک، ولی سے آرزو تک، مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ حاتم سے میر و سودا تک، پھر عہد غالب اور داغ دہلوی تک اردو میں ادب کی تخلیق کا سفر بہت دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی۔ اس ذیل میں شمالی ہند بالخصوص دہلی میں اردو ادب کے آغاز سے عہد میر تک مختلف اسالیب و اصناف کے بتدریج ارتقاء کی خاص اہمیت ہے دوستوں۔ جب مغلیہ سلطنت عروج پر تھی اور فارسی کا بول بالا تھا، کیا تھا دوستوں؟ جب مغلیہ سلطنت عروج پر تھی اور فارسی کا بول بالا تھا، فارسی کے بڑے بڑے شاعر دہلی کی رونق میں اضافہ کر رہے تھے۔ پھر وہ دور بھی آیا جب فارسی میں شعر کہنے والوں نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اردو میں شعر کہنا شروع کر دیا۔ تو پہلے چونکہ سرکاری زبان کیا تھی دوستوں؟ فارسی تھی، اور جب مغلیہ سلطنت تھی اور جب یہ بام عروج پر تھی تو سرکاری زبان فارسی تھی، اور لوگ اکثر کیا کرتے تھے؟ فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ تو فارسی زبان کے جو شعراء تھے انہوں نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے، یعنی الگ الگ طریقے سے وہ شعر میں اپنی دلچسپی دکھانے کے لیے اردو میں بھی انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا، اپنے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے۔ خان آرزو اور ان کے معاصرین ایسے ہی لوگ تھے۔ پھر وقت بدلا، رفتہ رفتہ اردو میں شعر گوئی کا رواج عام ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو کا رواج، اردو میں شعر گوئی کی روایت جو ہے بعد میں ہوئی۔ پہلے شعر و شاعری جو فارسی زبان میں ہوا کرتی تھی جب مغلیہ سلطنت بام عروج پر تھی، جب ان کو عروج حاصل تھا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب لوگ اردو کی طرف دلچسپی لینے لگے تو اردو میں بھی شعر گوئی کی روایت کو شہرت حاصل ہوئی اور یہ عام ہوا اس کا چرچا۔ دہلی میں ولی دکنی کی آمد سے قبل جعفر جٹلی، عبد الجلیل اٹل اور محمد عطا اللہ عطا وغیرہ کا شمال دہلی کے ان شعراء میں ہوتا ہے جو اردو میں شعر کہتے تھے۔ ان میں جعفر جٹلی کا نام نمایاں ہے۔ دوستو دہلی میں یعنی شمالی ہند میں ولی دکنی کے آمد سے قبل، یعنی ولی جب دہلی نہیں آئے تھے اس سے پہلے جو ہے جعفر جٹلی، اسی طرح عبد الجلیل اٹل اور محمد عطا اللہ وغیرہ شمالی ہند میں اردو میں شعر کہتے تھے، اور ان میں خاص طور پر جس کا نام لیا جاتا ہے وہ جعفر جٹلی کا نام مشہور ہے۔ ولی دکنی 1700 عیسوی میں دہلی آئے۔ دکن میں اردو ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی تھی۔ وہاں اردو میں شعر کہنا فخر کی بات تھی، یعنی دکن میں اردو میں شعر کہنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اسی فخر کے ساتھ ولی نے دہلی میں شعر سنائے اور داد وصول کی۔ ان کی آمد اور ان کے اشعار نے دہلی والوں کو احساس دلایا کہ اس عوامی زبان میں بھی اچھے شعر کہے جا سکتے ہیں۔ یعنی جب ولی دکنی دہلی آئے دوستو تو انہوں نے اپنی زبان میں یعنی دکنی میں شعر کہنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو لگا کہ جو ہے اس زبان یعنی مقامی زبان میں بھی شعر کہی جا سکتی ہے، اور لوگوں نے دلچسپی لی اور ان کی طرف جو ہے رجحان ان کا بڑھا، اور کیا کہتے ہیں، اور ولی دکنی جو ہے ان کو داد حاصل ہوئی، ان کو داد موصول ہوئی۔ اب اگلا شاعر جو ہے دوستو جو کہ اگزام کے لحاظ سے کافی اہم ہے، ان کی کتابوں کے بارے میں، اسی طرح تاریخ پیدائش اور مقام پیدائش کے بارے میں ضرور سوال پوچھا جاتا ہے، تو آپ کو امیر خسرو کے بارے میں یاد ہونا چاہیے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور وفات کب ہوئی۔ تو 1208 یا 9 عیسوی میں NCERT سے دوستو پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ جان لیجیے آپ 1208 یا 9، اگر دونوں آپشن میں سے کوئی آ جائے ایک تو آپ کو ڈائریکٹ ایک ہی لگانا ہے، یعنی 1208 یا 9 ہے نا، یہ ان کی پیدائش کا ڈیٹ ہے، اور اسی طرح وفات جو ہے 1325 میں، تو وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے دوستوں۔
इनका नाम अबुल हसन था। अब अमीर खुसरू का नाम तो बिल्कुल ही अमीर खुसरू से बिल्कुल अलग है। इनका नाम क्या था? अबुल हसन था। नाम से सवाल पूछ लिया जाता है। इनकी पैदाइश ईटा, जिसे काशी नगर कहते हैं, ज़िला के कस्बे पटियाली में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ है? ईटा यानी काशी नगर ज़िला के कस्बे पटियाली में इनकी पैदाइश हुई है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पटियाली में। इनके वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन था। वालिद का नाम भी अहम है। क्या था दोस्तों? इनके वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन था। खुसरू की कम सिनी ही में वालिद का साया सर से उड़ गया। यानी जब ये छोटे थे, बचपन की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तभी इनके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो चुका था दोस्तों। यानी इनके वालिद अमीर सैफुद्दीन बचपन ही में अमीर खुसरू के चले गए थे। वालिद के बाद खुसरू की परवरिश उनके नाना इमादुल मलिक ने की। इनकी परवरिश की किसने? वालिद के इंतकाल के बाद इनके नाना, जिनका नाम क्या था? इमादुल मलिक। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो बादशाह बलबन के अहदे हुकूमत में एक अहम ओहदे पर फाइज थे। कौन? इनके नाना इमादुल मलिक बादशाह बलबन के अहदे हुकूमत में अहम मकाम पर फाइज थे दोस्तों। इस तरह इब्तदाई उम्र ही से खुसरू का ताल्लुक़ शाही दरबार से हो गया। यानी ये बचपन ही से शाही दरबार से मुताल्लिक़ हो गए थे, ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि इनके नाना जो है मुग़लिया अहदे हुकूमत यानी बादशाह बलबन के अहदे हुकूमत में एक अहम मकाम पर फाइज थे, अहम ओहदे पर फाइज थे। वो दिल्ली के 6 बादशाहों से वाबस्ता रहे। ये बहुत अहम पॉइंट हो सकता है कि अमीर खुसरू दिल्ली के कितने बादशाहों से वाबस्ता रहे दोस्तों? 6 बादशाहों से। जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर का खिताब दिया था। सवाल में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अमीर खुसरू के नाम में जो अमीर लगा हुआ है, ये खिताब अमीर खुसरू को किसने दिया था? तो आपका जवाब होना चाहिए जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने। खुसरू ने कई जंगी मुहिम्मात में भी हिस्सा लिया, यानी जंगों में भी ये शरीक रहे। गियासुद्दीन तुगलक के साथ वो बंगाल की मुहिम में थे। किसके साथ? गियासुद्दीन तुगलक के साथ वो बंगाल की मुहिम में थे कि अपने मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात की ख़बर सुनी। यानी इनके मुर्शिद कौन थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी कब्र है, जिनका मज़ार है कहाँ पे? निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में दोस्तों। जब इनकी वफ़ात की ख़बर किसने सुनी? अमीर खुसरू ने। तो इसने क्या किया? आगे देखिए। इस ख़बर से वो बहुत गमज़दा हुए और कुछ अरसे बाद ही उनकी वफ़ात हो गई। यानी जब इनके जो मुर्शिद निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया, तो ये इस गम को भुला ना सके और गम में डूबे रहे। और निज़ामुद्दीन औलिया के इंतकाल के बाद कुछ ही अरसे बाद इनका भी इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गई दोस्तों। खुसरू फ़ारसी के आला पाए के शायर होने के साथ साथ फ़न मौसीकी में भी माहिर थे। आपसे ऑप्शन में 2-3 तरह की चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं कि खुसरू फ़ारसी में आला शायरी करते थे, और इसी तरह ये भी पूछ सकता है कि और वो किस चीज़ में माहिर थे। तो फ़न मौसीकी में भी माहिर थे। तो आला फ़ारसी में तो आला शायरी करते ही थे, और इसी तरह इन्हें फ़न मौसीकी में भी महारत हासिल थी, उसमें दिलचस्पी लेते थे। किसमें? फ़न मौसीकी में। याद होना चाहिए। इनसे मुतअद्दिद तसानीफ़ यादगार है, यानी इनकी कई तसनीफ़ात हैं जिनके नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे खुसरू ने अपने दीवान गुर्रतुल कमाल के दीबाचे में इत्तला दी है कि अरबी और फ़ारसी के अलावा उनका एक दीवान हिंदवी यानी कदीम उर्दू में भी था। गुर्रतुल कमाल क्या है दोस्तों? इनका दीवान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुर्रतुल कमाल अमीर खुसरू का क्या है? दीवान है, या फिर कोई तसनीफ़ है, या फिर कसीदे का क्या है, मजमुआ है, या गज़ल का मजमुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुर्रतुल कमाल अमीर खुसरू का दीवान है। अरबी फ़ारसी के अलावा इनका एक दीवान क्या था? हिंदवी यानी कदीम उर्दू में भी था।
یہ دیوان اب ناپید ہے، یعنی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ہندوی کلام کے نام پر خسرو سے بہت سی پہیلیاں، انم الفقرے، دو سخنے اور ڈھکوسلے وغیرہ بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ وہ قوالی کے موجد تھے دوستو، یعنی قوالی کو ایجاد کرنے والے کون تھے؟ وہ امیر خسرو تھے۔ یہ پوائنٹ آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ امیر خسرو کے بعد ایک اہم شاعر جن کا نام ہے دوستو افضل نارنولوی، ان کی وفات ہی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ پیدائش کب ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے، تو آپ لیکن وفات ضرور یاد رکھیے، 1625 یا 1626 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ عام طور پر ان کا نام افضل، تخلص افضل اور وطن پانی پت بتایا جاتا ہے۔ عام طور پر دوستو کیا نام بتایا جاتا ہے؟ افضل اور تخلص افضل، نام بھی افضل، تخلص بھی افضل اور وطن پانی پت بتایا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالغفار شکیل کی تحقیق سے اب یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ ان کا اصل نام گوپال کیا ہے؟ کن کے مطابق؟ عبدالغفار شکیل کے مطابق ان کا اصل نام کیا ہے؟ گوپال ہے ان کا اصل نام، اور تخلص ہے افضل، اور وطن نارنول، ضلع مہندر گڑھ، ہریانہ تھا۔ تو تخلص یہاں پہ بھی افضل بتایا گیا، لیکن اصل نام کیا بتایا؟ گوپال۔ کس کی تحقیق کے مطابق؟ ڈاکٹر عبدالغفار شکیل کی تحقیق کے مطابق دوستو، ایگزام میں یہ بہت اہم ہے۔ اور وطن نارنول، ضلع مہندر گڑھ، ہریانہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کا آبائی وطن ہے یا ان کا اپنا وطن ہے۔ ان کی ولادت کا زمانہ متعین نہیں، جیسا کہ ہمیں ان کی ولادت کے بارے میں پتہ نہیں دوستو کب پیدا ہوئے۔ سال وفات شعرائے فارسی کے ایک تذکرے میں 1635 ہجری یعنی 1625 عیسوی بتایا گیا ہے۔ تو وفات کی تاریخ جو آپ کو یاد ہونا چاہیے 1625-26، یا کبھی کبھار جو ہجری میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو 1035 یعنی 1035 آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اردو اور فارسی کے خوشگو شاعر تھے۔ اردو اور فارسی میں یہ اچھی شاعری کرتے تھے دونوں، یعنی فارسی اور اردو دونوں میں۔ ان کا پیشہ معلمی تھا۔ یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ اردو فارسی کے خوشگو شاعر تھا اور ساتھ ہی ساتھ پیشہ کیا تھا؟ معلمی تھا، اور شاگردوں کی تعداد کافی تھی۔ شاگردوں کی تعداد دوستو کافی زیادہ تھی۔ یہ بھی کہا جاتا کہ افضل نے ایک مندر میں رہائش اختیار کر لی تھی اور وہیں ہندوستانی علوم پر بھی عبور حاصل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر میں رہنے لگے تھے اور مندر ہی میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور ہندوستانی علوم پر انہوں نے کافی زیادہ مہارت حاصل کی تھی، عبور حاصل کیا تھا۔ 12 ماسہ شاعری کی ایک قدیم صنف ہے۔ 12 ماسہ کیا ہے؟ شاعری کی ایک قدیم صنف ہے جس میں معشوقہ اپنے عاشق سے جدائی کا حال مہینوں اور موسموں کی مناسبت سے بیان کرتی ہے دوستو۔ کس میں؟ عشق و عاشقی کی باتیں، یعنی معشوقہ کی باتیں، اپنے عاشق سے سب جدا ہوتا ہے تو جدا ہونے کے وقت عاشق کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس مہینے کے بارے میں اور موسموں کے بارے میں 12 ماسہ کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے اسی مناسبت سے۔ تو 12 میں ایسا کیا ہے دوستو؟ شاعری کی کیا ہے؟ قدیم صنف ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ قدیم صنف ہے، اور اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ عاشق سے جدائی کا حال، مہینوں اور موسموں کا بیان ہوتا ہے۔ افضل نے ابتدائی اردو میں ایک 12 ماسہ بکٹ کہانی کے اس نام سے لکھا۔ بکٹ کہانی کیا دوستو؟ ایک 12 ماسہ ہے، اس نام سے انہوں نے کیا لکھا؟ 12 ماسہ لکھا، جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اردو دنیا میں ہر شخص اس کتاب کے بارے میں، بکٹ کہانی کے بارے میں جانتے ہیں دوستو۔ بکٹ کے معنی کٹھن ہوتے ہیں۔ بکٹ کے معنی کیا ہیں؟ کٹھن، یعنی مشکل کے ہوتے ہیں، جس کی مناسبت سے عشق میں جدائی کے کٹھن حالات کا ذکر 12 ماسہ میں کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی عاشق جو ہے اپنے محبوب سے، اپنے معشوقہ سے کسی ٹینشن کی وجہ سے، کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جب
अलग होता है, जुदा होता है, तो ज़ाहिर है उस आशिक के लिए उस माशूका के लिए ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या होता है। और उस दर्दनाक वाक़या को, हालात को वो अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करता है, जुदाई के हालात को बयान करता है। इसी वजह से बिकट के माना क्या होते हैं, कठिन होते हैं। और इसी मुनासिबत से उसका नाम क्या रखा गया, बिकट कहानी रखा गया, क्योंकि इसमें जो है आशिक जो है अपने महबूब से, अपने माशूका से बड़ी मुश्किल से अलग होता है, जुदा होता है। उम्मीद है कि आपकी मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बिकट कहानी खड़ी बोली और बिरज भाषा से मुतासिर है। किससे मुतासिर है दोस्तों? बिकट कहानी जो एक तरह से मसनवी है या बारहमासा है, ये खड़ी बोली और बिरज भाषा से मुतासिर है। अब अगला शायर है दोस्तों जटल्ली। जटल्ली की पैदाइश 1659 में हुई है और इनकी वफ़ात जो है 1713 में, आपको याद होना चाहिए। इनका नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र था। क्या नाम है दोस्तों? मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र था। हिजो गोई की वजह से जाफ़र जटल्ली कहलाते थे। किस वजह से? हिजो गोई की वजह से जाफ़र जटल्ली कहलाते थे। वतन नारनौल था। वतन कहाँ था? नारनौल था। जैसा कि अफजल का भी वतन क्या था? नारनौल था। अपने ज़माने के मुरव्वजा उलूम व फ़नून से खूब वाकिफ़ थे। यानी इसके दौर में, इसके ज़माने में जो मुरव्वजा उलूम व फ़नून, चाहे कोई भी उलूम हो या फ़नून हो, उससे ये हर उलूम व फ़नून से क्या थे? बखूबी वाकिफ़ थे। शायरी में अटल नारनौली के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? शायरी में अटल नारनौल के। अटल किसके? नारनौली के क्या थे? शागिर्द थे। वो दक्कन में औरंगज़ेब के बेटे शहज़ादा काम बख्श के सवारों में शामिल था। कौन? जटल्ली। किन में? औरंगज़ेब के बेटे का नाम क्या? शहज़ादा काम बख्श के सवारों में, यानी उसके साथ रहा करते थे। उनके मतलब जो है हवारी मवारी होते हैं, उनमें से एक ये भी थे दोस्तों। बाद में उन्होंने ये मुलाज़मत छोड़ दी थी, यानी क्या कहते हैं, सवारों या उसके दरबार से वो हट गए थे। फ़र्रुख सियर जब तख्ते सल्तनत पर बैठा तो उन्होंने उसके सिक्के के लिए एक हिजुआ शेर कहा। फ़र्रुख सियर जब तख्ते सल्तनत या जब इसको हुकूमत मिली दोस्तों, तो इसके सिक्के के लिए एक हिजुआ शेर कहा। इस जुर्म पर फ़र्रुख सियर ने उन्हें कत्ल करा दिया। यानी फ़र्रुख सियर को बुरा लग गया क्योंकि उनके बारे में हिजुआ शेर कहता था ये, या कहा था। तो फ़र्रुख सियर ने जाफ़र जटल्ली को क्या करा दिया दोस्तों? कत्ल करा दिया। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि जाफ़र जटल्ली की मौत किस तरह से हुई, तो आप बोलिएगा कि कत्ल उन्हें फ़र्रुख सियर ने कत्ल कर दिया था। ठीक है। जाफ़र जटल्ली बड़े तेज़ मिजाज और हाजिर जवाब थे दोस्तों, यानी बहुत ही ज़्यादा होशियार, ज़हीन और क्या कहते हैं, हाजिर जवाब इंसान थे। और इन्होंने एहतिजाजी शायरी भी की है, इसीलिए अपनी हिजवियात में वो फक्कड़पन और गालियों पर उतर आते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए, जब भी ये हिजव बयान करते थे तो जो होता ना कि बाज़ारी ज़बान जिसे कहते हैं, या गिरी पड़ी ज़बान, या जिसकी समाज में कोई इज़्ज़त नहीं है, ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते थे और यहाँ तक कि गालियों पर भी वो उतर आते थे। इन्होंने अपनी शायरी में आम तौर पर अखलाक़ी अक़दार और उनके ज़वाल को मौजू बनाया है। या आपसे पूछा जा सकता है कि जाफ़र जटल्ली ने अपनी शायरी में किस तरह के मौजू को अपना मौजू बनाया, तो अखलाक़ी अक़दार और क्या कहते हैं, अखलाक़ी अक़दार के ज़वाल को मौजू बनाया है। इस सिलसिले में उन्होंने बेशुमार नए अल्फाज और तरकीबें वज़ा की हैं। चंद अशार देखिए अमीर खुसरो के, जाफ़र जटल्ली के। मोहम्मद पार उतारन हार सबका, मोहम्मद सरवरो सालार सबका, बिया जाफ़र तवक्कुल पर कदम रख, खुदा की याद दिल में दम बदम रख, सिक्का जद बरगंदुम व मोठ व मटर, बादशाह तस्माकश फ़र्रुख सियर। तो दोस्तों ये कुछ अहम बातें थीं दोस्तों,
जो कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी के ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ था। दोस्तों उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि मुझे आपकी राय के बारे में हमें पता चले। दोस्तों अगर हमारे अंदर कोई कमी है पढ़ाने के सिलसिले में तो आप ज़रूर अपने कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करूं। दोस्तों तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों एग्ज़ाम के लिहाज से ये बाब बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए मैं इंशाल्लाह इस बाब को कल ख़त्म कर दूँगा। आज इसको आप देखते रहिए जो कुछ आपको पढ़ाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।